अब पढ़ते हैं ड्राइंग रूम कहानी का कथासार। ड्राइंग रूम कहानी नवंबर 1960 में जागृत पत्रिका में प्रकाशित हुई। संभव है कि उसी वर्ष उसे कुछ पहले लिखी गई हो। तब भारतीय स्वाधीनता का 13वां वर्ष चल रहा था। पूरे देश की प्रबंधन व्यवस्था अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान की चमक दमक में व्यस्त थी और इधर आम भारतीय नागरिक जीवन यापन की बुनियादी सुविधा जुटाने और अस्तित्व रक्षा के संसाधन तलाशने में तत्पर था। ड्राइंग रूम हम ऐसे नागरिकों की प्रतिनिधि आइरीन नाम की भारोपीय युवती की जीवन व्यवस्था की कहानी है। कथावाचक दयानंद एक अखबार के मैगजीन सेक्शन में प्रधान संपादक है। दिए गए विवरण के अनुसार और नायिका आइरीन ठाकुर के उस अखबार में दयानंद के अधीनस्थ वुमेन सेक्शन की प्रभारी कुल 300 रुपये प्रति मास की नौकरी पाने की अभिलाषी आइरीन ने दयानंद से परिचय बनाकर उन्हें अपने घर बुलाया ताकि वे प्रभावित होकर इस नौकरी के लिए उसका नाम रिकमेंड कर दे। आइरीन एक दिवंगत उच्च पदस्थ वायुसेना अधिकारी की बेटी है जो उच्च वंशीय ब्राह्मण थे। आइरीन की मां कैथरीन फ्रांस या बेल्जियम या चेकोस्लोविया की थी। आइरीन की छोटी बहन लिलियन, शकुंतला, शीलू, मिनी और छोटा भाई सुभाष उसके साथ रहता है। इस 6 सदस्य परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी आइरीन पर है। बस इतनी सी पारिवारिक हैसियत कि आइरीन के आवास पर दयानंद पहुंचते हैं और उसके ड्राइंग रूम की सजावट से उसके जीवन स्तर पर उच्च धारणा बनाते हुए स्पष्ट कह देते हैं कि ऐसे भव्य रहन सहन वाली लड़की के लिए यह नौकरी बहुत छोटी है। मैं इस नौकरी के लिए आपका नाम रेकमेंड नहीं कर सकता। आप खुद इतनी सस्ती नौकरी स्वीकार नहीं करेंगे। आप इस बात पर आर्त होकर आइरीन उन्हें अपने भीतर के कमरे में ले जाती है, जो कमरा किचन के साथ कैथरीन की वास्तविक हैसियत का सबूत भी है। ये स्थिति देखकर दयानंद दंग रह जाता है। वे बुझी हुई निगाहों से ड्राइंग रूम की हर चीज़ को देखते रहते हैं। आइरीन को देखते रहते हैं और धारणा बनाते हैं कि आइरीन को फैशन से और मेकअप से और ऐशो इशरत से वाकई नफरत है। कहानी की घटना बस इतनी सी है, पर जैसे होता रहा है कि कोई कहानी घटना के कारण महत्वपूर्ण नहीं होती, वह परिस्थिति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है। घटना तो यह बहुत साधारण और छोटी पर बनावट के कारण इस कहानी के जीवन दर्शन और व्यंजना से विराट है। ड्राइंग रूम कहानी का जीवन दर्शन। स्वतंत्रता उत्तरकालीन भारतीय समाज के नागरिक परिदृश्य में एक तरफ दूसरों के हिस्से का पवन प्रकाश हड़पकर ऐश करने वालों का दल सक्रिय था, तो दूसरी तरफ लोग अस्तित्व रक्षा के साधन जुटाने में अपने श्रम कौशल को झोंक रहे थे। भारतीय समाज की यह दशा अब कोई 5 दशक बीत जाने के बाद भी बरकरार है। ड्राइंग रूम कहानी ऐसी ही सामाजिक परिदृश्य का चित्र पेश करती है। कहानी की नायिका आइरीन का जीवन, संसार और कार्य पद्धति हमारे समाज में आज भी बदस्तूर कायम है। यह कहानी उसी जीवन से हमारे सुप्त मानस को जागृत करती है। आइरीन को अपने पारिवारिक भरण पोषण के लिए कोई नौकरी चाहिए। नौकरी पाने के लिए किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का रिकमेंडेशन चाहिए। रिकमेंडेशन के लिए उसे उस व्यक्ति को किसी भी तरह प्रभावित करना है। वह व्यक्ति कैसे प्रभावित होगा यह आइरीन को मालूम नहीं है। वह दयानंद को प्रभावित करने के तरीके का आविष्कार करती है। दयानंद उस तरीके से प्रभावित नहीं होता, वह दूसरे तरीके का आविष्कार करती है। तीर एकदम सही निशाने पर लगता है। वाकई आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। यह गौरतलब है कि कोई कहानी किन कारणों से महत्वपूर्ण होती है। घटना के विवरण मात्र से कहानी नहीं बन जाती। असल में घटना के विवरण का दृष्टिकोण कहानी को महत्वपूर्ण बनाता है। विवरण का दृष्टिकोण किसी लेखक के जीवन दर्शन से निर्मित होता है और इसी दृष्टिकोण के संदर्भ में कथाकार कौशल निर्देशित होता है, बल्कि कथा संरचना का स्वरूप भी इसी क्रम में निर्धारित होता है। ड्राइंग रूम कहानी कथाकार के इसी विलक्षण दृष्टिकोण के कारण महत्वपूर्ण है, जो शिल्प संरचना और भाषा के फलक के स्तर पर विराट व्यंजना ध्वनित करती है। अकारण ही कथावाचक को आइरीन की मां मिसेज कैथरीन ठाकुर से मिलने और उसकी उस आत्मशक्ति जानने की इच्छा नहीं होती, जिसके कारण वह अपना सब कुछ त्याग कर
सदा के लिए यूरोप से चली आई है, या फिर वह शक्ति कैथरीन में नहीं आइरीन के पिता में थी। कथाकार की शंका के कारण घटनाओं के बीच आया हुआ इस प्रसंग उस वातावरण की ओर इशारा करता है जिसमें एक यूरोपीय युवती एक भारतीय युवक की ओर 20वीं सदी के तीसरे दशक के उत्तरार्ध में अनुरक्त हुई होगी। इस चर्चा का तर्क यह है कि सन 1960 में जिस दंपति की पहली संतान 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी है, उसकी प्राथमिक अनुरक्ति का समय यही रहा होगा। यह समय पूर्ण स्वराज की घोषणा, नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा, अवज्ञा आंदोलन का समय था। गांधी इरविन समझौता। आइरीन उसके भाई बहन ऐसी ही निर्दिष्ट दंपत्ति की संतानें हैं जो स्वाधीनता भारत के लोकतंत्र में अनाज पानी के देवताओं से अस्तित्व रक्षा के संसाधन की भीख मांगते। गौरतलब है कि भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था की ऐसी कौन सी परिस्थितियां रही होंगी जिनसे आतंकित होकर आइरीन ने मान लिया होगा कि हम जैसी कर्मशील युवती को 300 रुपये माहवारी की एक नौकरी पाने के लिए इतने तिमिड़मों की आवश्यकता है। 30 वर्ष की आयु की जो आइरीन मैथ्सी वॉर्क और पिकासो, हेनरी मूर, कालिदास की बातें करती। 20-22 साल की फ्रांस में 20-22 साल फ्रांस में रह आई। अपने 5 भाई बहनों का भरण पोषण करते हुए भारत के अखबार के वुमेन सेक्शन की नौकरी में अपने चयन हेतु किस कारण आशंकित है। आशंकाओं के घटाटोप बादलों से भरे समाज का एक पड़ोसी कि यदि कभी 5 लावण्यमयी युवतियों से भरे घर की उस अभाविका को अपने बेरे और नौकरानी से काम लेने की इजाज़त देकर अपनी उदारता दिखाता है तो उसकी पृष्ठभूमि में कितनी आशंकाएं होगी। परत दर परत सवाल उठता जाता है। प्याज के छिलके की तरह राजकमल चौधरी की रचनाओं की यही खास बात है। उनके यहाँ नाटक तो छोटी होती है पर रचना शिल्प और उनके यहाँ घटना तो छोटी होती है पर रचना शिल्प और लिखित दृष्टिकोण के कारण उसका प्रभाव शिखर का हो जाता है। इसके बाद अब आगे पढ़ेंगे क्लॉड इथरली, विश्लेषण और मूल्यांकन।